किसी पर टूटा मुसीबतों का कहर, तो किसी की आंखों में छाया है डर। सुनिए क्यों दो दीवानों को रास न आया मसूरी शहर। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। सो माय डियर फ्रेंड्स, द मिस्ट्री गर्ल ने आकर बदल दी है कहानी की दिशा। आप यही सोच रहे हैं ना, कहीं इसका नाम है तो नहीं निशा, जिसे ढूंढ रहे हैं सिंघाल और दयाल गली गली। कहीं आकर वो गैलेक्सी में तो नहीं मिली। अब ये पहेली है तो पहेली ही भली। और मैं कोमल अग्रवाल आपको अध्याय 158 सुनाने चली। अभी सूरज अपनी बात पूरी भी नहीं करने पाया था कि एक चीख ने हॉस्पिटल के पूरे वातावरण को दहला दिया। सबका ध्यान चीख की दिशा में गया। वही युवती चीखें मार मार कर आईसीयू की खिड़की के भीतर देख रही थी। सब लोग उसी ओर भागे और उन्होंने जो सुना वे सुनकर वे स्तब्ध रह गए। सूरज और पाखी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कौन है जो चंदर को देख चीख रही थी। पाखी को देखकर वह भागी भागी उसके पास आई। क्या हुआ मेरे चंदर को? वह तड़प कर बोली। एक अनजान युवती को चंदर के बारे में पूछता और तड़पता देखकर दोनों उसका मुंह ताकने लगे। आपने पहचाना नहीं, मैं निशा हूं। कहते हुए युवती को सहसा कुछ ख्याल आया और उसने अपने चेहरे पर पड़ा दुपट्टा सरका दिया। उसके गोरे गालों पर उंगलियों के स्याह निशान मानो छप गए से मालूम होते थे। खरोंचों से लहूलुहान उसका चेहरा लाल और बुरी तरह सूज गया था। एक आंख के नीचे भी सूजन दिखाई दे रही थी। किसी के अमानवीय आक्रोश का मंजर उसके चेहरे पर स्पष्ट दिख पड़ता था। वो चेहरा जो खिलखिलाती सुबह की तरह था, वो धूप में पिघलकर जैसे अपनी नमी और सौम्यता दोनों खो चुका था। दोनों को उसे पहचानने में थोड़ी कठिनाई हुई। निशा, तुम? क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये सब? पाखी ने उसके दोनों हाथ थाम लिए और अविश्वास से उसे देखने लगी। सूरज और प्रभात दोनों मूक दर्शक बने इस दर्दनाक दृश्य को देख रहे थे। मेरे चंदर जी को क्या हुआ? क्या हुआ उन्हें? पहले ये बताइए। वह तड़प कर बोली और दुपट्टे को वापस अपने चेहरे पर लगाने लगी, जैसे अपने जख्मों को छिपाने का प्रयास कर रही हो। ये सब क्या है? पहले चंदर और अब तुम? किसने मारा है तुम दोनों को? सूरज की अधीरता अब चरम पर पहुंच गई थी। मैं बताऊंगी बाद में, लेकिन पहले बताइए मेरे चंदर जी को क्या हुआ? वो ठीक है ना? क्या हुआ है उन्हें? प्लीज बताइए। चंदर ठीक है निशा, वो ठीक है, डॉक्टर उसे देख रहे हैं। सूरज ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वो भी अच्छी तरह जानता था कि चंदर ठीक नहीं है। लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंचे? क्या हुआ है उन्हें? वो तो आपसे हेल्प मांगने के लिए गए थे ना? जरूर उन्हीं लोगों ने उसे मारा होगा। हाँ, उन्हीं लोगों ने। निशा रोई जा रही थी और अटक अटक कर बोल रही थी। मैं सब बताता हूँ निशा, तुम पहले शांत हो जाओ। सूरज ने उसे धीरज बंधाया। प्रभात सजल नेत्रों से पूरे दृश्य का साक्षी बना खुद को दोषी पा रहा था। काश मैंने इन्हें इतना इंतजार न करवाया होता। वह आत्मग्लानि से भर गया था। पाखी ने उसे बिठाकर उसके आंसू पोंछे। चंदर जी को होश आ जाएगा निशा, और वो ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें ट्रीटमेंट की पहली जरूरत है। चलो। प्रभात तब तक नर्स को बुला लाया था।
सबने देखा निशा की कोहनियां बुरी तरह छिली हुई थी और हथेलियों में कांच के टुकड़े चुभे हुए थे। नर्स बैंडेज कर चली गई तो सूरज उसके पास आकर बैठा। इंस्पेक्टर सिंघाल भी तब तक सब इंस्पेक्टर दयाल के साथ आ पहुंचे थे। यही है निशा ओबराय जिन्हें हम खोज रहे थे, सूरज ने परिचय करवाया। ये तो वही बात हुई, चिराग तले अंधेरा। सिंघाल ने निशा के हॉस्पिटल तक के पहुंचने का वृत्तांत सुनकर प्रतिक्रिया दी। खैर छोड़िए, अंत भला तो सब भला। अब काम की बात पर आते हैं। मिस निशा ओबराय, अब आप पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रही हैं, तो कृपया करके शुरू से लेकर अंत तक पूरी घटना सविस्तार बताइए हमें। मसलन आपको ये चोटें कैसे लगी और चंदर पर हमला किन लोगों ने किया? और भी कई सवाल हैं, लेकिन पहले इन सब सवालों के जवाब दीजिए। सिंघाल के सवाल सुन माहौल में तनाव बढ़ गया। सब निशा के कुछ कहने का इंतजार करने लगे, मगर निशा खामोश बैठी थी। ये जगह बात करने के लिए सही नहीं है सिंघाल साहब, सूरज ने स्थिति समझकर कहा। हॉस्पिटल स्टाफ गलियारे में आ जा रहे थे और सवालिया निगाहों से निशा और सभी को देख रहे थे। तो ठीक है, थाने चलते हैं, वहां फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेंगे, सिंघाल ने राय दी। नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं। निशा के चेहरे पर अचानक हवाइयां उड़ने लगी। क्यों? सिंघाल ने उसकी आंखों में आते हुए भय को पहचान लिया। आप क्रिमिनल थोड़ी ही हैं, थाने जाने में डर कैसा? वह अचानक बोला। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टे उसकी घबराहट और बढ़ गई। मगर सिंघाल के तेवर उग्र होने लगे। आप चुप रहकर हमारी मुश्किल और बढ़ा रही हैं मिस ओबराय, सिंघाल ने नाराज होकर कहा। प्रभात और सूरज निशा की मानसिक अवस्था को समझ रहे थे, मगर सिंघाल की बात काटने का अर्थ था एक पुलिस ऑफिसर के आदेश की अवहेलना करना। इसलिए दोनों खामोश थे। आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, पाखी ने बीच में धीमे स्वर में कहा। सिंघाल ने हैरानी से उसकी ओर देखा। जी, आप तो देख ही रहे हैं ना कि निशा कितनी टेंशन में है। आप कोठी चलकर उसका बयान रिकॉर्ड नहीं कर सकते? पाखी ने जो कहा उससे सूरज और प्रभात ने मन ही मन राहत महसूस की। सही बात है, अब आपकी बात तो काट नहीं सकते ना, वरना हमारा दाना पानी उठ जाएगा कोठी से। सिंघाल ने हल्के फुल्के अंदाज में फैसला सुनाया तो सब प्रसन्न हो गए। निशा के चेहरे पर भी राहत के भाव आए, मगर चंदर को छोड़कर जाने में वह घबरा रही थी। देखो, यहाँ प्रभात है, कुछ भी जरूरत होगी तो वह टैकल कर लेगा, और डॉक्टर्स तो हैं ही ना, सूरज ने उसे आश्वस्त किया। निशा ने प्रभात की ओर देखा, आभार की मुद्रा में। प्रभात ने पलकें झपकाई। जी, मैं देख लूंगा, आप लोग जाइए, वह बोला तो निशा सहित सब वहां से कोठी के लिए रवाना हुए। प्रताप कोठी में हर कोई स्तब्ध था। इंस्पेक्टर सिंघाल सब इंस्पेक्टर दयाल के साथ पहले पुलिस जीप में आए। हर कोई सकते में आ गया था। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? शंकर काका और राधा काकी अन्य लोगों की तरह शंकाओं से घिर गए। जीप के पीछे सूरज की इनोवा फाटक में दाखिल हुई। उनके साथ एक अनजान युवती को देखकर सब कयास लगाने लगे। सबके मन में कौतूहल जगा। निशा को देखकर कहीं से भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि वह एक करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट की इकलौती बेटी है। उसके मैले कुचैले कपड़े और दुर्दशा
उसके खराब दिनों की गवाही दे रही थी। ड्राइंग रूम में एक अजीब तरह की खामोशी बिखरी हुई थी। इसे अपना ही घर समझो और हाँ, घबराने नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पाखी ने निशा को सामान्य करने के उद्देश्य से कहा, जो अभी भी घबराई हुई थी और इधर उधर देख रही थी। भाभी जी ठीक कह रही हैं, पुलिस वाले कड़क जरूर होते हैं, मगर वो कानून की रक्षा करने के लिए ही ऐसा करने को मजबूर होते हैं। सिंघाल ने आगे कहा, तो सर रिकॉर्डर स्टार्ट करें। दयाल ने अनुमति मांगी। सिंघाल ने संकेत से हामी भरी। इधर वॉल्टर हडसन के आलीशान गुप्त ठिकाने पर बैठा हुआ उससे गालियां सुन रहा था। कमरे का कोना कोना हडसन की अकूत दौलत और खौफ की गवाही दे रहा था। बेशकीमती इंपोर्टेड महोगनी फर्नीचर, मखमली कालीन और उस पर आलीशान सोफा जिस पर बैठा हुआ हडसन क्रिस्टल ग्लास में वाइन के घूंट भर रहा था और इस समय बेहद गुस्से में नजर आ रहा था। जिंदा क्यों छोड़ दिया उस बास्टर्ड को? वह दांत पीसते हुए बोला, Don't take him lightly, चीफ। वो लोडेड है। सेल्फ डिफेंस में फायर किया था वो हम पर। He is just scared। मानी तो वो हमको रॉबरी करके भी अरेंज करके देगा। वॉल्टर रवि और रॉकी के साथ हुई फायरिंग का जिक्र कर रहा था। जो डेडलाइन उसको दिया गया था वो कब एंड हो रहा है? हडसन ने वाइन का एक और घूंट भरते हुए सवाल दागा। Only 10 days left। वॉल्टर ने बताया। After that, no argument, only final settlement। अभी वे लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी एक और काला कलूटा हबशी वहां पर आया जो काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। असाइनमेंट डन गूफी? हडसन ने उसे देखकर पूछा। Goofy and failure, impossible। गूफी एक विभत्स हंसी हंसा। उसके बड़े बड़े दांत बाहर की ओर निकल आए। ओबेरॉय का डॉटर कहाँ है? हडसन ने दूसरा सवाल किया। डॉटर? वो तो उसका साथ नहीं था चीफ। He was alone। गूफी ने इंफॉर्मेशन दी। What? How can it be? हम ओबेरॉय को क्या एक्सक्यूज देगा? झूमर की रोशनी में उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। I am not lying, चीफ। हम उसको फॉलो किया, देन वो गैलेक्सी में चला गया। हम वहां भी उस पर वॉच रखा। देन जैसे ही वो बाहर आया हमने उसको दबोच लिया और तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। गूफी ने एक आदमी को बेरहमी से मारने की पूरी घटना विस्तार से बयान की। अगर ओबेरॉय का डॉटर उसको नहीं मिला तो वो हम पर कभी फेर नहीं करेगा, जानता है तुम लोग? हडसन अपने सोफे से उठकर नाराज होते हुए बोला, हम उसको बहुत मारा, बट वो उस गर्ल का बारे में कुछ नहीं बोला। इट इज पॉसिबल कि वो उसका बारे में कुछ नहीं जानता हो। गूफी ने सफाई देते हुए कहा,
ओबेरॉय isn't born yesterday. वो हमको बोला है कि वही एम्प्लॉय उसकी डॉटर को किडनैप किया है। कहीं वो उसको सेल तो नहीं कर डाला। हडसन ने अपनी सिगार जलाई और कश खींचा। But he had no money, Chief. गूफी ने बताया। अब वॉल्टर का शातिर दिमाग चला। Wait. कहीं उसने उसको गैलेक्सी में तो नहीं छुपा दिया है? Yes, he must have done so. Go and get the information. हडसन चीखा। I will try, Chief. गूफी ने उसे शांत करने के लिए कहा। What try? She is a trump card. Do you understand? हडसन कमरे में टहलते हुए नाराजगी से बोलने लगा। वॉल्टर को खुद को प्रूव करना था और उसे यह प्रूव करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। Get ready to play, Chief. Next 48 hours में आपका ट्रम्प कार्ड आपका पॉकेट में होगा। उसने कॉन्फिडेंस से कहा। Walter, prove yourself. You will get a huge reward. हडसन ने मानो अपने वफादार कुत्ते के आगे हड्डी फेंकी और अपनी आंखों में चमक भरकर उसे हड्डी खाता हुआ देखने लगा। वॉल्टर खुशी खुशी अपने काम में लग गया। ट्रम्प कार्ड आपका पॉकेट में होगा, चीफ, बट उसका यूज वॉल्टर करेगा। वॉल्टर। उसने मन ही मन कहा और अपने नए मिशन पर चल निकला। एक और वॉल्टर जहां निशा का पता लगाने की योजना बना रहा था, वहीं दूसरी ओर निशा प्रताप कोठी में अपना बयान इंस्पेक्टर सिंघाल को दर्ज करवा रही थी। आपका पूरा नाम? सिंघाल ने गंभीर स्वर में कहा। निशा ओबराय। आपके पिता का नाम? कुलभूषण ओबराय। निशा ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। उसके चेहरे पर नफरत के भाव उभर आए थे। अब आप हमें पूरी घटना विस्तार से बताइए, सिंघाल ने कहा। एक्चुअली मेरे डैड को मेरे और चंद्र जी के बारे में पता चल गया था। उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि अगर मैं चंद्र जी को जिंदा देखना चाहती हूँ तो उन्हें भूल जाऊंगी। निशा फिर भावुक हो गई और उसका गला रुंध गया। फिर सिंघाल ने सवाल किया। उसके बाद मैंने प्रोटेस्ट किया। कॉन्सिक्वेंसेस ये कि चंद्र जी को नौकरी से हटा दिया गया और उनके क्वार्टर को रातों रात खाली कराकर उन्हें सड़क पर ला दिया गया। ये सब मेरी जिद की वजह से हुआ। मैं ही हूं उसकी इस हालत की जिम्मेदार। काश कि मैंने उसे घर से भागने के लिए मजबूर नहीं किया होता। निशा ने तड़प कर कहा। आप जारी रखिए, सिंघाल ने सपाट स्वर में आदेश दिया। चंद्र जी आए थे उस रात मुझे समझाने कि मैं उन्हें भूल जाऊं और अपने डैड का बिजनेस संभालूं, लेकिन मैंने उन पर इल्जाम लगाया कि वो मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते। आखिर अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए चंद्र जी मेरी बात मान गए और उसके बाद हम छुपते छुपाते मसूरी आ गए, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि सूरज जी हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन डैड ने हमारे पीछे गुंडे लगवा दिए। मैंने और चंद्र जी ने अपना फोन नदी में फेंक दिया ताकि हमें कोई ट्रेस न कर सके। निशा की दर्दनाक कहानी को सुनकर सूरज और पाखी अवाक रह गए। उसके बाद क्या हुआ?
सिंघाल ने फिर से सवाल किया। हम मसूरी आ तो गए, लेकिन चंदर जी बहुत स्वाभिमानी हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद अपने दम पर मुझे रखेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हम एक सराय में ठहरे, लेकिन हमारा जो भी सामान था वह वहां से चोरी हो गया। 3 दिनों में जो रुपए थे वो भी खत्म हो गए। सराय के मालिक ने हम लोगों को जाने के लिए सख्ती से बोल दिया था, इसलिए चंदर जी सूरज जी के पास हेल्प मांगने के लिए गए। उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। क्या वो आपसे नहीं मिले? निशा ने सूरज की तरफ देखकर पूछा। वो होटल आया था निशा, लेकिन मुझसे मिले बिना ही वापस चला गया। सूरज ने बात साफ की। आगे की घटना शायद कुछ यूं हुई हो, सिंघाल ने बीच में कहा। सब उसे देखने लगे। उसके बाद शायद वो आपके डैड के भेजे गुंडों के हाथों में पड़ गया हो और अपनी जान गंवाते गंवाते बचा। ये तो शुक्र मनाइए कि हम वहां समय पर पहुंच गए, नहीं तो आपका चंदर आज जिंदा नहीं बचता। सिंघाल ने अपनी बात समाप्त की। अब आप बताइए कि आपकी यह हालत किसने की? जब शाम ढलने लगी और चंदर जी वापस नहीं आए तो मेरा दिल घबराने लगा। मैं बहुत घबरा गई थी कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया हो, इसलिए मैं सराय के मालिक के पास मदद मांगने के लिए गई। उसने कहा कि वो होटल गैलेक्सी जाकर चंदर के बारे में मालूमात करेगा, मैं इंतजार करूं। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई। करीब 1 घंटे बीते थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चंदर जी आ गए, ये सोचकर मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया, लेकिन सराय का मालिक सामने खड़ा था, शराब के नशे में धुत। वह जबरदस्ती मुझे धक्का देकर कमरे में घुस आया और फिर निशा के नेत्रों से आंसुओं की प्रबल धार बह निकली। सूरज ने पाखी को संकेत किया तो वह उसके पास जा बैठी और उसे चुप करवाने लगी। इंस्पेक्टर सिंघाल के जबड़े कस गए थे और मुट्ठियां भिज गईं। उसका तो वो हाल करूंगा कि मौत मांगेगा। उसका वह रौद्र रूप सामने आ गया था जो अपराधियों के लिए हुआ करता था। मैडम, आप सराय का नाम पता जरा नोट करवा दीजिए, दयाल ने बीच में कहा। निशा ने एड्रेस बताया। उसके बाद आपने अपने बचाव में क्या किया? सिंघाल ने थोड़ा नर्म स्वर में पूछा। फिर हम दोनों के बीच हाथापाई हुई। जब मेरे शोर मचाने पर कोई भी मदद के लिए नहीं आया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जो भी हाथ में आया उससे उस राक्षस पर वार करती रही। वो अपने होश में नहीं था। मैंने कांच के गिलास से उसके सिर पर कई वार किए और फिर किसी तरह दरवाज़ा खोल वहाँ से भाग निकली। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, और फिर चंदर जी आकर मुझे सराय में ढूंढते तो मैं क्या करती, इसलिए मैं आगे न जा सकी। वहीं पर एक ढाबा था। एक औरत मेरे पास आई और मुझसे पानी वगैरह पूछा। मैंने उसे पायले देकर रात रुकने की जगह अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट की। वो मान गई और इस तरह मैं दूसरे दिन उससे कुछ पैसे लेकर होटल गैलेक्सी आ गई। निशा ने एक लंबी सांस खींची और अपना सिर पीछे टिकाकर आंखें मूंद ली। सिंघाल और दयाल के बीच कुछ बातें हुई जो कि उसी आदमी के बारे में थी जो सराय का मालिक था। उसके बाद दयाल वहां से तुरंत बाहर निकल गया। अगर वो आदमी मर गया होगा तो? पाखी ने घबरा कर पूछा। ऐसे शैतान इतनी आसानी से नहीं मरा करते हैं भाभी जी, और मर भी गया ना तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसे आदमियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। सिंघाल क्रोध में बोला। सुना निशा, इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? अब सब टेंशन को ताक पर रख दो
और भगवान से प्रार्थना करो चंदर की सलामती के लिए। सूरज ने कहा, आप सचमुच फरिश्ते हैं, चंदर जी ठीक कहते थे। निशा ने भरी हुई आंखों से कहा, लेकिन चंदर जी वो ठीक नहीं है। उसके आंसू फिर बहने लगे थे। वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सूरज ने कहा और उसके माथे पर हाथ रखा। आओ हम मंदिर चलते हैं, वहां जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, पाखी बोली। काकी माँ, पाखी ने राधा काकी को पुकारा, जो न जाने अब तक कितनी ही बार अपने भोलेनाथ से चंदर के ठीक होने की प्रार्थना कर चुकी थी। पाखी उसे शिव मंदिर में ले गई, जहां जाकर मन के सारे संताप मिट जाते थे। लो तुम ये दिया जलाओ, देखना महादेव चमत्कार जरूर करेंगे। पाखी और काकी माँ ने बारी बारी एक ही बात कही। इंस्पेक्टर सिंघाल ड्राइंग हॉल में बैठा सूरज से बात कर रहा था। अगर वो आदमी मर गया होगा तो निशा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, सूरज का कहना था। ऐसा कुछ नहीं होगा मिस्टर सूरज, देखेगा कोई आई विटनेस नहीं है। सिंघाल ने सिगरेट सुलगाई। भाई साहब, आप बहुत सिगरेट पीते हैं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, पाखी ने तभी अचानक आते हुए कहा तो दोनों चौंके। सिंघाल ने ये सिगरेट एस्ट्रे में बुझा दी। आप ये लीजिए, गर्मा गर्म पकौड़े खाइए और इलायची वाली चाय आ रही है, आपकी फेवरेट। पाखी ने पकौड़े की प्लेट सामने रखी। नीमा उसके पीछे चाय की ट्रे लेकर आई और रखकर चली गई। निशा ने कुछ खाया? सूरज ने पूछा। काकी माँ उसे समझा रही हैं, देखो महादेव कुछ न कुछ चमत्कार तो दिखाएंगे ही, पाखी बोली और सूरज के पास बैठकर प्रभात को कॉल करने लगी। बिटिया बस 2 निवाले मुंह में डाल लो। राधा काकी निशा से मनोहार कर रही थी, पर वह तो जैसे पत्थर की मूर्त ही बन गई थी। शून्य में ताकती, न कुछ कह रही थी न ही किसी की बात सुन रही थी। जैसे तैसे काकी ने उसे ग्लूकोज वाला पानी पिलाया और चैन की सांस ली। शाम ढल गई थी। निशा एक ही रट लगाए हुए थी कि उसे चंदर के पास जाना है। सूरज ने हॉस्पिटल में फ्रांसिस की ड्यूटी लगा दी थी और लिली भी उसके साथ चली गई थी। इधर प्रभात कोठी पर चंदर का समाचार लेकर आया था। कोई इम्प्रूवमेंट है? सूरज ने जानना चाहा। वह इस वक्त उन्हीं मशहूर सर्जन को कॉल लगा रहा था जिनका एड्रेस और कांटेक्ट नंबर उन्होंने डॉक्टर से लिया था। जी, मैंने बात की थी, एक न्यूरोलॉजिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनका कहना है कि 1-2 दिन और लग सकते हैं चंदर जी को होश आने में, प्रभात ने बताया। मैं चंदर जी के पास जाऊंगी, मुझे अभी ले चलिए। अचानक निशा उठ खड़ी हुई। पागल हो गई हो, बैठो, सूरज ने सख्त स्वर में कहा। वह कुछ हैरानी और कुछ नाराजगी से सूरज को देखने लगी, पर बैठी नहीं। आई सेड सिट डाउन, सूरज ने इस बार और नाराज होकर कहा। क्या कर रही हो? पाखी उसकी तेज आवाज सुन सहम गई। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं अभी जिंदा हूं और शायद तुम्हें ठीक से मालूम नहीं कि मैंने चंदर को अपना भाई माना है। उसकी जिंदगी तुम्हारे लिए जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी मेरे लिए भी है। मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा, समझी तुम? इस समय सूरज बहुत अपसेट नजर आ रहा था। बैठ जाओ ना निशा। पाखी ने निशा को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह फिर बुरी तरह रोने लगी।
निशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारा हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तुम्हारे डैड के भेजे गुंडे कभी भी वहां पहुंच सकते हैं तुम्हें ढूंढते हुए। और तुम खुद ही सोचो कि जिन लोगों ने तुम्हारे चंदर का ये हाल किया है वे तुम्हें भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूरज आगे बोलने लगा, लेकिन चंदर जी। वह फिर अटक अटक कर बोलने लगी, तुम्हें चंदर के पास जाना है ना, हम पक्का ले चलेंगे कल, प्रॉमिस। पाखी ने उसे बहलाया। वह खामोशी से बैठ गई तो सूरज थोड़ा नम्र पड़ा। लेकिन अगर तुमने खाना नहीं खाया तो कल नहीं जाएंगे, सूरज ने शर्त रखी। इन्होंने कुछ नहीं खाया है? प्रभात ने पूछा। पता नहीं इसने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर कुछ हो गया तो चंदर जी होश में आने के बाद जब पूछेंगे तो हम लोग क्या जवाब देंगे? पाखी ने हर तरह से कोशिश की, लेकिन निशा जिद्दी थी। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हॉस्पिटल में बेड भी खाली नहीं है। प्रभात ने उसे हंसाने के लिए कहा, पर निशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रभात चला गया। रात वह चंदर के पास हॉस्पिटल में ही रहेगा, यह जाते जाते उसने सूरज से कह दिया था। काकी, हमारे लिए खाना मत लगाना, हमें भूख नहीं है। राधा काकी खाने के लिए पूछने आई तो सूरज ने कहा। निशा इस समय गेस्ट रूम में थी और पाखी उसके पास बैठी हुई थी। पर कहे बबुआ? काकी ने व्यग्र स्वर में पूछा। निशा नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे, सूरज ने कहा तो पाखी ने मन ही मन पति की सराहना की। तुम जिद्दी हो तो ये महाजिद्दी हैं, पाखी ने धीमे स्वर में निशा से कहा। हम ये सब नहीं जानत बबुआ, हम खाना लगाए देते हैं, जी को खाना है वो आ जाए। पर एक बात कहे देते हैं, जो तुम लोग ग्रास नहीं निकलोगे तो हम लोग भी अन्न को हाथ नहीं लगाएंगे, राधा काकी ने जवाब में कहा। लो नहले पर दहला। पाखी मन ही मन काकी की चतुराई पर रीझ गई। राम भली करे, अब हमरा का होगा। आज तो हम मंगलवार का उपवास किए रहे और एक पतीला दूध और 2 दर्जन केले की ही प्रसादी लिए रहे, कछु भी नहीं गया हमारे पेट में। राम भली करे। मंगलू रोनी सूरत बनाकर राधा काकी के पीछे से झांकते हुए बोला तो निशा को भी उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई। जिया मेरे शेर, आज तो तुमने वो कर दिखाया जो हम मिलकर नहीं कर सके। सूरज ने मंगलू को शाबाशी दी। चलो बिटिया, 2 निवाले मुंह में डाल लोगी तो हम सब खाएंगे, राधा काकी ने निशा को दुलारते हुए कहा। जी चलिए। वह उठ खड़ी हुई। इधर प्रताप कोठी के डाइनिंग हॉल में डिनर सर्व किया जा रहा था। दाल मखनी और गाजर मटर की सब्जी थाली में परोसी जा चुकी थी। राधा काकी गर्मा गर्म फुलके लेकर आई और दोनों थालियों में रखने लगी। निशा देख रही थी कि खाने वाले 3 थे, मगर थालियां 2 ही लगाई गई थी। पाखी और सूरज जब एक साथ एक ही थाली में खाने लगे तो उसे बात समझ में आई। क्या सोच रही हो? चलो खाओ। पाखी ने उसका ध्यान भंग किया। मैं और चंदर जी भी ऐसे ही साथ खाया करते थे, निशा अटक अटक कर बोलने लगी। अच्छा, फिर तो तुम दोनों बिल्कुल हम दोनों जैसे हो, सूरज ने मुस्कुराकर कहा। हाँ शायद। निशा ने मुश्किल से एक निवाला खाया, तभी फोन की रिंग ने उसे चौंका दिया। वह इधर उधर देखने लगी। मेरा फोन कहाँ है? सूरज ने पाखी से पूछा। शायद गेस्ट रूम में है, रुको मैं लाती हूँ। पाखी खाते खाते उठने लगी।
तुम बैठो बिटिया, हम लाए देते हैं, राधा काकी ने कहा। तभी मंगलू सूरज का फोन लेकर आ गया। हाँ हाँ बोलिए, सूरज ने कॉल पिक कर कहा। उधर से जो कहा गया वह यकीनन कुछ अप्रत्याशित था। बैड न्यूज? सूरज के मुंह से निकला और यह सुनकर निशा के हाथ से गिलास छूट गया। इस बैड न्यूज के इंसिडेंट ने तो निशा को दहला ही दिया है, और शायद आप भी वही सोच रहे हैं जो निशा सोच रही है। अब इस सोच का क्या होगा परिणाम, ये तो जानेंगे अगले भाग में। मन पर छाप छोड़ने वाली इस कहानी को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए अपने विचार। उपन्यास और इसके पात्रों से तो आप जुड़ ही चुके हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए और जुड़ जाइए कनेक्टिंग ड्रीम्स से, जो दे सपनों को पंख।